सभी का वेलकम है स्पेशल वीडियो की इस सीरीज़ के। कौन सा पार्ट है? शायद 12वां पार्ट है। आज एक नए टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हम, खासकर बैंकिंग में आपसे पूछे जाते हैं। ज़्यादा इस पर यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं, ज़्यादा कंटेंट भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अभी इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बैंकिंग के अंदर आपसे पूछने लगा है। मैं आपको बेसिक अप्रोच बताऊँगा कैसे इनको करना होता है। जनरली इनके अंदर आपका रीडिंग जो है ना, रीडिंग कितना स्ट्रॉन्ग है और वोकेबलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो टेस्ट होगी। पहले देख लो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे लिख के देगा आपको, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 sentences, इन ईच ऑफ देम 2 words आर मिसिंग। You are given 5 options suggesting pair of words that together can make each of the sentences coherent and complete। दोनों sentences के अंदर दो दो ब्लैंक हैं और दो दो ब्लैंक के अंदर दो दो जो है वर्ड्स आएंगे। 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, चारों में से कोई भी एक जोड़ा आप उठाओ जो कि इधर और इधर और इधर और इधर, समझ लो जैसे ओरिजिनेट है ना वो यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए, और पोज है वो यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए, समझ गए ना। ऐसा एक जोड़ा उठाना है जो दोनों सेंटेंसेस के अंदर जा करके फिट हो जाएगा। दिमाग लगाना है इसके अंदर, रीजनिंग के साथ क्लोज टेस्ट तो है ही है, साथ में इसमें रीजनिंग भी लगानी है आपको, है ना। रीजनिंग वाला क्लोज टेस्ट होता है। एक क्वेश्चन है सिंपल है, ये तो मैंने बनाया, सिंपल सा है। पहले इसको कोशिश करो आप करने की। फिर मैंने वो ओलिव बोर्ड से क्वेश्चन उठाए हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और कुछ वैसे मैं निकल करके लाया हूँ इधर उधर से, तो करके देखेंगे उनको 5 क्वेश्चन को। पहले एक बार पॉज करो, इस क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना था। चलिए ट्राई कर लेना पहले, क्योंकि करना तो आपको ही है, मैं तो यहाँ बता सकता हूँ, लास्ट में तो पेपर में तो आपको करके आना है। देखो पहले पढ़ लेते हैं दोनों सेंटेंसेस को। दिस सिचुएशन अ न्यू क्वेश्चन, ये सिचुएशन एक नया सवाल। विच कैन, जो कि विच किसके लगा है? क्वेश्चन के लिए। जो कि कैन कुछ कर सकता है और क्या कर सकता है? सेवरल डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स को दिमाग में, पीपल उन लोगों के जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस सिचुएशन को। कहने का मतलब क्या है, ये सिचुएशन जो है सवालों को पैदा कर सकती है, नए क्वेश्चनों को, जो कि बहुत सारे डाउट्स को पैदा कर सकते हैं दिमाग में आदमी के जो इनको सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। दूसरा क्या है? इट ब्लैंक अ ग्रेट चैलेंज, ये एक ग्रेट चैलेंज, पता नहीं क्या है इसके अंदर क्या आएगा, फॉर स्माइली, स्माइली नाम की लड़की के लिए। और क्या करने के लिए? टू लगा के बता रहा है, 2 young kids while working 8 hours a day in supermarket। पहले वाले और दूसरे वाले को कुछ ऐसे मैच करना है कि इनमें से एक जोड़ा अपने पकड़ में आ जाए। चलो कोशिश करते हैं। द सिचुएशन ओरिजिनेट्स, यहाँ रख करके देखूँ इसको, किसको? ओरिजिनेट को। सिचुएशन ओरिजिनेट करती है एक नए क्वेश्चन को। ओरिजिनेट का मतलब होता है पैदा होना। ओरिजिनेट को जनरली अपने कैसे लिखते हैं? पैदा होना, उठ खड़ा होना, पैदा होना। सिचुएशन तो पैदा कर रही है किसी चीज़ को। ओरिजिनेट अगर यहाँ नहीं आ सकता ना, फिर चाहे यहाँ भी जाए तो भी मतलब नहीं है। मेरे को दोनों जगह फिट करना था इसको। पहले क्वेश्चन को निकाल दूँ, चलो। सिचुएशन पोज्ड, मैं बी वाला देख रहा हूँ, पोज्ड। सिचुएशन पोज करती है, खड़ा करती है एक चैलेंज को, एक क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन कैन, अब देखो कैन के बाद क्या आएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेयर इंफिनिटिव। अब देखो इसके बाद इसमें लगा रखा है इसने रेज्ड। रेज क्या है? V2। V2 आ सकती है कैन के बाद? नहीं आ सकती, मतलब ये रेज्ड यहाँ नहीं आ सकता, तो निकाल दो इसको। अच्छा और देखते हैं कहाँ कहाँ अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ओरिजिनेट ये तो हमने निकाल ही दिया, ये बी भी हमने निकाल दिया, ये रेज आ रही है और ये ब्रिंग अप आ रही है। दोनों की दोनों बेयर इंफिनिटिव है, सी और डी में से एक होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। सिचुएशन पोजेज अ न्यू क्वेश्चन, देखो इसको यहाँ में रखने की कोशिश करूँ। सिचुएशन पोजेज अ न्यू क्वेश्चन है विच कैन रेज सेवरल डाउट्स, बिल्कुल सही बैठ रहा है। सिचुएशन खड़ा करती है एक नए सवाल को जो कि खड़ा कर सकता है बहुत सारे डाउट्स को। अब इन दोनों को यहाँ रख कर देखते हैं। इट पोजेज अ ग्रेट चैलेंज फॉर स्माइली टू रेज 2 young kids while working 8 hours a day, यहाँ भी सेट बैठ रहा है। रेज करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खड़ा करना, जैसे डाउट्स को। और दूसरा रेज करने का काम ये भी होता है बच्चों को लालन पालन करके, पोषण करके बड़ा करना, है ना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्माइली टू रेज 2 young kids, 2 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है। तो ये रेज यहाँ भी सेट है, यहाँ भी सेट है, वर्ब का बेयर इंफिनिटिव है तो बिल्कुल इसके आगे सेट बैठेगा ही। और जो पोज है ना वो दोनों के लिए सही है, क्वेश्चन भी पोज किए जाते हैं, चैलेंज भी पोज किए जाते हैं। बस ये बेसिक सा जो क्वेश्चन है ना, इससे आपको फंडा मिल गया क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको जाना है, ठीक है ना। मैं आपको ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन करवा रहा हूँ ऑलरेडी
एडिटोरियल के ज़रिए, ग्रामर वीडियोस के ज़रिए। वो तो बेसिक टूल है आपका इनको सॉल्व करने का, किसी भी क्लोज टेस्ट को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। उसके साथ में इस तरह के क्वेश्चन में बस एक एलिमिनेशन मेथड है जो मैं आपको अलग से इन वीडियोस के ज़रिए सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करते हैं। अच्छे वाले सवाल हैं अपने पास, कोशिश पहले आप करोगे फिर करूँगा मैं। फ्रीज़ कर दो यहाँ फटाफट से, फिर बताना मुझे किसके अंदर कौन सा, 5 ऑप्शन है अपने पास, कौन सा वाला सेट बैठेगा। चलो, इट इज़ हार्श एंड सैड रियलिटी दैट व्हेन बिंदीस एंड बेंगल्स आर टैक्स एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी। अब यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है ना। कह रहा है ये बड़ी हार्श रियलिटी है कि जब बिंदियाँ और चूड़ियाँ टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता जीएसटी की स्कीम में, है ना। कुछ भी है जीएसटी के आगे, इसने ब्लैंक छोड़ दिया। कह रहा पर्सनल हाइजीन जो है ना, जो आपकी इस तरह की शैम्पू है, डिओड्रेंट है ना, साबुन है, सोप्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स फॉर वीमेन अट्रैक्ट 12%। अब इस 12% से पहले कुछ आएगा। दूसरा वाला पढ़ लेता हूँ। ड्यूरिंग, चलो पहले इनको करके देखूँ मैं कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। चलो पढ़ ही लेते हैं पहले दूसरा वाला। कह रहा ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता से, यहाँ से ब्लैंक दिया है। द रॉयल कोर्ट बोस्टेड ऑफ, बोस्ट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? एक तो अपनी बड़ाई करना, उसको कहते हैं बोस्टिंग। दूसरा, आपके पास जो चीज़ है ना, वो आप सबको बताओ मेरे पास ये चीज़ है, तो भी आप बोस्ट करोगे उसकी, एक तरह से बड़ाई होती है। तो चंद्रगुप्त की जो रॉयल कोर्ट थी ना, उसके अंदर ऐसे लोग थे, बोस्ट ऑफ करती थी वो बताती थी कि मेरे पास ऐसे लोग हैं। और कैसे लोग हैं? बहुत सारे डैश हैं हमारे पास। और क्या है वो डैश? वो हैं रेसलर्स, जो कि रेसल कर सकते हैं अम्यूज़मेंट के लिए, मन बहलाने के लिए, किंग के और दरबारियों के, कोर्टियर्स के। अब देखो दोनों में एक ही जोड़ा बैठना चाहिए, सेट। आ जाओ पहले जीएसटी के बाद मैं सबसे पहले स्कीम लगा के देखता हूँ। स्कीम तो है ही जीएसटी, सेट बैठेगा, बिल्कुल बिल्कुल बैठेगा जी। अच्छा, ये स्कीम मैं यहाँ चंद्रगुप्त के आगे लगा के देखूँ, ड्यूरिंग चंद्रगुप्ताज स्कीम। अब ये कोई चंद्रगुप्त स्कीम कोई लाल बहादुर शास्त्री स्कीम तो है नहीं, ये है ना, अटल पेंशन योजना तो है नहीं। चंद्रगुप्त तो हमारे महाराजा साहब, महाराजा की बात कर रहा है। स्कीम तो यहाँ इसमें फिट नहीं बैठेगा। तो यहाँ भले ही बैठ जाए, यहाँ नहीं बैठ रहा, तो ई वाला तो मैं करता हूँ एलिमिनेट। ठीक है, अब बढ़ो अगले की तरफ। रूल ले लूँ, रूल चंद्रगुप्ता का रूल तो होता ही है ना। तो ड्यूरिंग चंद्रगुप्ताज रूल। अब यहाँ पे जीएसटी का रूल लगा के देखो। जीएसटी कोई राजा है क्या? जीएसटी कोई बड़ा किंग है क्या? कोई नवाब है क्या जीएसटी के रूल के अंदर, जीएसटी के राजकाज के अंदर टैक्स एग्जेम्प्टेड है? गलत बात है। जीएसटी टैक्स है, टैक्स किसी पे राज नहीं करता। रूल वर्ड चंद्रगुप्ता पे तो जमेगा, पर टैक्स पे नहीं जमेगा। अगर ये निकाल दूँ और ये निकाल दूँ, अब बचे 3। ड्यूरिंग जीएसटी एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी पॉलिसी रख के देखें, पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। पॉलिसी यहाँ रख के देखो। चंद्रगुप्त की कोई पॉलिसी थी क्या? चंद्रगुप्त की पॉलिसी के दौरान, है ना, जैसे एक वो आती है ना, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आती है, फिर एक एफडी होती है, फिर एक जो है यूलिप पॉलिसी होती है इंश्योरेंस की। ऐसी कोई पॉलिसी थोड़ी ना थी। जीएसटी एक पॉलिसी मान सकते हैं हम, एक नियम है, पर चंद्रगुप्त की पॉलिसी पॉसिबल नहीं है। निकाल दो भाई सी को भी, खाली मैं लगा रहा हूँ कॉमन सेंस, आप भी लगा सकते हो। अब बचा रेन और रेजिम। रेन का मतलब क्या होता है? प्रशासन। रेजिम का मतलब क्या होता है? प्रशासन। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, हेफ्टी का मतलब भारी। अब आ जाओ, इनको देखते हैं दोनों में से कौन सा सेट बैठेगा। मैं लगाऊं मान लो रेन को। जीएसटी के रेन के दौरान, जीएसटी के राज के दौरान, जीएसटी के प्रशासन के दौरान, मान लो एक बार सेट है। पर्सनल हाइजीन जो है ना प्रोडक्ट, वो वुमेन के अट्रैक्ट करते थे ए ड्यूटी को, अट्रैक्ट अ ड्यूटी 12%। अगर ये ड्यूटी यहाँ पे आएगा ना, अगर यहाँ पे ड्यूटी लगेगा तो इसके बाद में आएगा ऑफ। एक ड्यूटी 12% की जो है वो करते थे, क्या करते थे? अट्रैक्ट। अब इसको ड्यूटी को यहाँ भी रख के देख लो। चंद्रगुप्त, ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता से रेन, मान लो ये रेन सेट बैठ गया। रॉयल कोर्ट बोस्टेड ऑफ सेवरल ड्यूटी रेसलर्स। क्या होता है ड्यूटी रेसलर्स? रेसलर्स जो ड्यूटी पे आए हुए हैं। गलत बात है, कोई ऐसा रेसलर नहीं होता, ड्यूटी रेसलर नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। तो ये भी मेरा सेट नहीं बैठेगा, बचा एक ही। अब इसको लगा के देखें। ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता से रेजिम कोर्ट बोस्टेड ऑफ सेवरल हेफ्टी रेसलर्स। हेफ्टी का मतलब क्या है? वजनदार। कोर्ट में बहुत सारे वजनदार रेसलर्स थे, मजबूत रेसलर थे। अब इसको लगा के देखो। ड्यूरिंग जीएसटीज रेजिम, जीएसटी के रिजीम में, रिजीम क्या होता है? किसी स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उसको भी रिजीम कहते हैं। रिजीम वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो राजा का प्रशासन है, दूसरा एक स्कीम का रजिस्टर जो है, कोई भी स्कीम हो ना उसका रेजिमन होता है ना, उसको कहते हैं रिजीम। जैसे आप दवा ले रहे हो ना, तो आपका वो है मेडिकेशन रिजीम है वो आपका। आपको डॉक्टर ने बताया सुबह एक लेनी है, शाम को एक लेनी है, रात में 2 लेनी है ना, वो आपका रिजीम है, उसका जो है रेजिमन है। तो ये जीएसटी के रिजीम है और साथ में हेफ्टी लगा के देखो।
वुमेन प्रोडक्ट वुड अट्रैक्ट अ हेफ्टी 12%, एक भारी 12% की ड्यूटी को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों साइड बैठ रहे हैं, इधर भी और इधर भी, ये मेरा आंसर है। दोनों काम आएंगी आपको यहाँ पे, वोकेबलरी, दूसरी ग्रामर। ग्रामर तो मैं आपको बता रहा हूँ, वोकेबलरी आपको इन वीडियो से नहीं सीखने में आएगी, वो आपको एडिटोरियल से ही अच्छी करनी है। सारे वर्ड्स मोटे मोटे हम एडिटोरियल के दौरान देख चुके हैं। मैसिव मतलब बड़ा, मस्कुलर मतलब मसल वाला, स्टाउट मतलब छोटा, अदना, नाना पर मजबूत, स्टाउट है ना, स्टाउट। बढ़ते हैं अगले। कह रहे चलो आप देखो पहले, फिर मैं बताता हूँ। चलो कोशिश करें। कह रहा इट इज़ अ पुअर सिचुएशन, सिचुएशन बड़ी ख़राब है। कब? जब एक स्टेट, जहाँ एक स्टेट जो कि डैश है, अच्छा कुछ काम करने को डैश है और क्या करने को डैश है, फिर टू लगा के उसने फिर ब्लैंक छोड़ दिया। वेलफेयर ऑफ पीपल डज थिंग्स दैट आर डिट्रीमेंटल टू देम। देखने में भी लग रहा है स्टेट जो है, जो कि लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती है, ऐसे काम कर दे जो डेट्रीमेंटल हो उनके लिए, जो उनके लिए हानिकारक हो, तो ये पुअर सिचुएशन होती है। कहने का मतलब ये है। इससे दूसरे से निकालते हैं। द एनिमल डैश दैट द प्रेडेटर हैड गिवन अप इट्स ट्रेल एंड बिनोन्स्ड दैट द लॉयन हैड डिसाइडेड टू डैश इट। कहने का मतलब क्या है, एनिमल ने, उसको ऐसा लगा होगा कि जो प्रेडिटर है, जो दरिंदा था, जो शिकारी था, वो गिव अप कर चुका था, छोड़ चुका था इसकी ट्रेल को। ट्रेल मतलब पीछा, इसको पीछा करना छोड़ चुका था। अनबिनोन्स्ड मतलब अनजान, अनजान इस बात से ये था वो दैट, ये कि लॉयन ने डिसाइड कर लिया था कुछ करना। अब वो करना यहाँ बताएगा। सबसे पहले मैं ग्रामर ऑप्शन से कुछ यहाँ पे ना एलिमिनेट करूँगा चीज़ों को। देखो यहाँ भी टू आ रहा है, यहाँ भी टू आ रहा है। टू दो काम करती है, प्रेपोजिशन होती है या होता है इन्फिनेटिव, पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव। मैं एक चांस लेता हूँ, मैं इन्फिनेटिव समझ लेता हूँ, तो इसके बाद में दोनों तरफ क्या आएगा, दोनों तरफ आएगा मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बे इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं, समझ गए ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों तरफ यहाँ पे आएगी। अब आ जाओ दूसरी चीज़। एनिमल एक नाउन है, इसके बाद में एक ब्लैंक है, उसके बाद कंजंक्शन शुरू हुआ, फिर दूसरा नाउन आया, दूसरा सब्जेक्ट आया, फिर दूसरी वर्ब आई। इस एनिमल की तो वर्ब आई नहीं, इस एनिमल की वर्ब इस सेंटेंस में नहीं आने की वजह से पहले वाले ब्लैंक में मुझे पता पड़ गया एक वर्ब भी आएगी। यहाँ भी एक वर्ब आएगी बेयर इन्फिनेटिव, यहाँ भी एक वर्ब आएगा, यहाँ भी एक वर्ब आएगी, इतना मुझे पता चल गया। अब यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा, वो यहीं से अपने को देखना है। चलो पहले हंट बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है। परस्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है। चेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रन फर्स्ट फॉर्म है। फॉलो फर्स्ट फॉर्म है। सब की सब फर्स्ट फॉर्म है। ये वाला तो मेरा सेट बैठ ही नहीं रहा। इधर आ जाओ। अज्यूम्ड वर्ब है, थॉट वर्ब है, एक्सपेक्टेड वर्ब है, बिलीव्ड वर्ब है, सपोज्ड वर्ब है, ये भी सब वर्ब है। ग्रामर अगर मैं चलूँ तो ग्रामर के हिसाब से तो इसके अंदर सारे के सारे इसने क्लोज वाले दिए हैं अपने को। अब लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस और वोकेबलरी को। चलो एनिमल ने ऐसा डैश किया, मान लो अज्यूम लूँ, एनिमल ने ऐसा अज्यूम किया। अज्यूम क्या किया कि जो प्रेडेटर था ना वो गिव अप कर चुका था। अज्यूम तो जानते हैं ना, ऐसा मान लेना, जो शिकारी था वो छोड़ चुका था इसका पीछा करना, पर अनबिनोन्स था एनिमल ये, और इस बात पे कि लॉयन जो था ना वो डिसाइड कर चुका था इसको फॉलो करना, इसको इसका पीछा करना। अब अज्यूम और फॉलो इसमें लगा के देखते हैं। चलो लगाओ फटाफट से। यहाँ लिखते हो अज्यूम, दैट इज अज्यूम्ड। इट इज़ अ पुअर सिचुएशन वेयर अ स्टेट दैट इज अज्यूम्ड। अज्यूम्ड इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अज्यूम्ड एडजेक्टिव भी होता है और अज्यूम्ड वर्ब भी होती है। दोनों काम तरीके से देखोगे तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव बैठ जाएगा, और अगर आप इसको वर्ब की तरह मानो तो पैसिव बन जाएगा। बिल्कुल ग्रामेटिकली सेट है अज्यूम्ड यहाँ पे। अच्छा टू के बाद क्या आ रही है, फॉलो। इट इज़ अ पुअर सिचुएशन वेयर अ स्टेट दैट इज़ अज्यूम्ड। ऐसी स्टेट जिससे ऐसा माना जाता है, जिससे सबको आशा होती है, और क्या करने की, फॉलो करने की, वेलफेयर ऑफ पीपल को। क्या वेलफेयर को फॉलो किया जाता है? लोगों की भलाई को अंजाम दिया जाता है, लोगों की भलाई को पाने की कोशिश की जाती है, या लोगों की भलाई को फॉलो किया जाता है? भलाई को पकड़ा, एक लात मारी, और अब कह रहा हूँ चल मैं तेरे पीछे पीछे आया। अगर आप ऐसा कर सकते हो तब तो ये फॉलो वाला आंसर आपका सही है, नहीं तो ये आंसर आपका गलत है। मैं इसको साइड में रख रहा हूँ, बाकी चार देखता हूँ, अगर कोई सेट नहीं बैठा तो यही सही है, अदरवाइज मैं इसको नहीं लूँगा। चलो द एनिमल बिलीव्ड, बिल्कुल सही है। दैट द प्रेडेटर हैड गिवन अप स्ट्रेड अनबिनोन दैट द लॉयन हैड डिसाइडेड टू हंट इट, ये भी सही है। अब इस हंट को यहाँ रख कर देखो, स्टेट जो कि हंट करती है लोगों की भलाई को, शिकार करती है लोगों की भलाई का, भलाई को पकड़ा
उसको बांधा जो है धागे से और फिर रस्सी से बांध के और उसके तीर मारने शुरू कर दिए। ऐसा होगा क्या भलाई का काम? ऐसा नहीं होता। हंट जो है भलाई के आगे आप नहीं लगा सकते। ये डी तो बिल्कुल नहीं है। देखो ये अटक रहा है बार बार अपना, हंट भी यहीं अटका, फॉलो भी यहीं अटका। अब रन को देख लेते हैं। भलाई को रन कर सकते हो क्या? भगा सकते हो क्या? फॉलो नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते भाई, हंट नहीं कर सकते। अच्छा परस्यू करके देख सकते हो आप भलाई को? मान लो भलाई को परस्यू करूँ, परस्यू करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को सीख करना। सीख मतलब किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ को कोशिश करना पाने की। परस्यू करना भी वही होता है, सीख करना या चाहना। ये परस्यू वाला सेट बैठ रहा है। अब सपोज देखो बैठ रहा है सेट दैट इज सपोज टू, आपको पता है एक्सपेक्टेड टू, सपोज टू, अज्यूम्ड, ये सब एक ही बात है ना। ये भी सेट बैठ रहा है सपोज्ड और परस्यू भी सेट बैठ रहा है। बैठाने की कोशिश करो इसको इस वाले में। द एनिमल सपोज्ड, एनिमल ने ऐसा सोचा, ये भी सेट बैठ रहा है। वो ये सोचा कि जो है इसका पीछा करना छोड़ चुका था, लेकिन जो शेर है वो डिसाइड कर चुका था इसको परस्यू करना। जब कोई शिकार को कोई शिकारी उसके पीछे पड़ा होता है वो उसको परस्यू कर रहा होता है। ये परस्यू वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है। आप कोई कोर्स कर रहे हो MBA का तो आप परस्यू कर रहे हो। कैसे परस्यू कर रहे हो? आप उस MBA को पाने की कोशिश कर रहे हो, डिग्री को, कोर्स को परस्यू कर रहे हो। आपके पास कोई इच्छाएं हैं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो वो भी आपकी परस्यूट होती हैं, आप परस्यू करते हो उनको। महत्वाकांक्षाओं के लिए वर्ड ही अपने पास परस्यूट है, बड़ी बड़ी इच्छाएं। किसी जानवर को पकड़ने के लिए पीछे कोई दूसरा जानवर भाग रहा होता है, शिकारी भाग रहा होता है, वो भी उसको परस्यू कर रहा होता है। ये भी बिल्कुल सेट बैठ रहा है। अगर इस अज्यूम को नहीं मानूँ तो मेरा सबसे जो इससे बेटर है ना वो ये वाला है, लास्ट वाला देख लो। चेज, चेज भी नहीं कर सकते, वेलफेयर को लोगों के पीछा नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, ये भी नहीं बैठ रहा। अगर मैं इन सबको देखूँ और अपने उससे चलूँ मैं, देखो ये करवाने में तो लगे होंगे शायद 5 मिनट, पर एक्चुअल में करने में इसको आपको 1 मिनट लगेगा अगर इन सीधे सीधे सवालों को इस अप्रोच से चलोगे तो। अगर अपनी अप्रोच से आप चलोगे ना तो आप अटकोगे ए और ई के अंदर। ए और ई में से अगर आप परस्यू वर्ड का मीनिंग जानते हो तो आप परस्यू लगा के आओगे, यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी गेम प्ले करेगी। ध्यान रखें इन चीज़ों का, वोकैबुलरी पे काम करना है। क्लोज टेस्ट जो है ना वो अग्नि परीक्षा होती है आपकी, ऐसे नहीं आता क्लोज टेस्ट। और ये जो है ना ये क्लोज टेस्ट का भी बाप है, ये देखने वाले क्वेश्चन जो आप देख रहे हो। बढ़ते हैं अगले की तरफ। आप ट्राई करेंगे पहले, फिर मैं करूँगा। तरीका वही है, वर्ड्स को फिट करके रखो, जो सारे के सारे वर्ड्स सब जगह फिट हो रहे हो वो आपका आंसर है। चलो सबसे पहले इन वर्ड्स के मीनिंग निकाल लेते हैं। जैसे अपने को पता है वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। कैंप, कैंप क्या होता है? नाउन होता है। दूसरा कैंप एक वर्ब भी है। कैंप करने को हम कैंप कहते हैं और कैंप में रुकने को भी, जिसमें हम रुकते हैं ना वो भी कैंप होता है, और कैंप करने के काम को भी कैंप कहते हैं। सफ़र मतलब किसी चीज़ से पीड़ित होना। हर्ट चोट मारना या चोट, दोनों हर्ट होते हैं। ड्वेल कहीं पे रहना। ड्वेलिंग यूनिट घर को बोलते हैं ड्वेलिंग यूनिट, और ड्वेल का मतलब होता है कहीं पे हैबिटेट करना, कहीं पे रुकना, कहीं पे रहना। बेयर किसी को सहना। एफ्लिक्ट किसी को चोट मारना। एंड्योर किसी चीज़ को सहना। एनकैंपमेंट क्या होती है? एनकैंपमेंट कैंप बना करके रहने के काम, जो जिस जगह आप कैंप बना लेते हो ना वो जगह बन जाती है एनकैंपमेंट एरिया। समझ गए ना? कैंप ही एनकैंपमेंट है, यूँ समझ लो आप। एनकैंप होती है एक वर्ब। एन से शुरू होने वाले वर्ड्स ज़्यादातर जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं। एनकैम्पेड भी एन से शुरू होता है पर इसके पीछे एंटी है। लास्ट में MENT आ रहा हो ज़्यादातर वो नाउन होते हैं, और जिनके शुरू में एन आ रहा हो वो ज़्यादातर वर्ब्स होते हैं। एनकैम्प मतलब कहीं पे कैंप लगाना। कैंप साइट, ये कैंप साइट जो है ना, कैंप और कैंप साइट एक ही बात है। कैंप की जगह मतलब कैंप साइट। सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बहुत मुश्किल करना मुझे लग रहा है, चलो कोशिश करते हैं, देखने हैं। दोज हु डैश एट द बेस लाइन hoping for an unforced error from their opponents dash from a distinct advantage of losing a match। देखो वो लोग जो कि यहाँ पे कुछ करेंगे, ठीक है ना, और कहाँ पे करेंगे? बेस लाइन पे। होप करते हुए, साइमल्टेनियस एक्शन, और किसकी होप करते हुए? एक एरर की, और किसके? उसके ओपोनेंट से। कह रहा वो लोग कुछ होते हैं एक गलत सी एडवांटेज से मैच को लूज करने की। चलो पता नहीं क्या है ये, आगे देखेंगे तब मालूम चलेगा। दूसरे को पढ़ लेते हैं। ऑल दोज वो सब जो रिसाइड रहते हैं एट दिस इस, अब इसके आगे कुछ आएगा, इस पे रहते हैं। कह रहा सीम टू वो दिखाई देते हैं, फिर कुछ फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से, ड्यू टू के कारण, लार्ज नंबर ऑफ मॉस्किटोज इन दैट एरिया, इस एरिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉस्किटोज के कारण। मेरे पास कुछ हिंट्स आ गई हैं, शायद उन हिंट से मुझे पता लगेगा। हु के बाद में एक वर्ब आती है। हु पता है ना आपको रिलेटिव प्रोनाउन है, विच दैट हु, उसके बाद में एक वर्ब लेते हैं। होपिंग यहाँ पे साइमल्टेनियस एक्शन है, दोज के लिए आया है। दोज हु प्ले क्रिकेट होपिंग फॉर अ विक्ट्री। हु के बाद प्ले आएगा ना, क्रिकेट प्ले करते हो, तो मतलब हु के बाद एक वर्ब चाहिए। तो इन चारों में से, पांचों में से सबसे पहले चाहिए यहाँ पे एक वर्ब। कैंप वर्ब है, ड्वेल वर्ब है, कैंप साइड वर्ब नहीं है, एनकैम्प वर्ब है, एनकैम्पमेंट वर्ब नहीं है। कौन कौन सी वर्ब नहीं है? ए वर्ब नहीं है, सी वर्ब नहीं है, बी, डी और ई बचा। ठीक है, साफ करता हूँ मैं इसको, 1 मिनट रुक जाओ। चलो
बी बचा, डी बचा और ई बचा। डिक्शनरी निकाल लो आप यहाँ पे, जितना खोलोगे ना डिक्शनरी को शर्म मत किया करो, हाथ में रखा करो, डिक्शनरी को खोलते रहा करो बार बार। मैं बोल रहा हूँ एनकैम्पमेंट वर्ड नहीं है, तो अभी देखो डिक्शनरी के अंदर क्यों वर्ड नहीं है, एनकैम्पमेंट क्यों वर्ब नहीं है। कैंप साइड में कह रहा हूँ वर्ब, आपका जो वर्ब नहीं है, अभी चेक करो आप। मेरे को तो आ गया, आपको भी तो आना चाहिए ना। डिक्शनरी खोल करके जितना देखोगे उतना समझ में आएगा आपको। चलो अब बी, डी और ई में से एक लेना है अपने को। अब दूसरी चीज़, सेम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एफ्लिक्ट फर्स्ट फॉर्म है, सफ़र फर्स्ट फॉर्म है और हर्ट फर्स्ट फॉर्म है, तीनों फर्स्ट फॉर्म है। इन तीनों से हिसाब से तो बैठ नहीं रहा। दिस एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है कैसा है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद में हमेशा एक नाउन आएगा, क्योंकि ऐड प्रीपोजिशन है ना, इसका कोई ऑब्जेक्ट अभी तक आया नहीं। सीम तो वर्ब आ गई, ऐड का ऑब्जेक्ट जो कि दिस से मॉडिफाई होगा एक नाउन आएगा। देखो ड्वेल भी एक नाउन है, कैंप भी एक नाउन है, एंड कैंप जो है एक वर्ब है। देखो यहाँ पे अपने को चाहिए थी एक वर्ब, यहाँ पे अपने को ध्यान से देखना आप, यहाँ पे एक वर्ब चाहिए, ठीक, और यहाँ पे एक नाउन चाहिए। अब कैसे हो सकता है ऐसा, यहाँ वर्ब चाहिए या नाउन चाहिए। ऐसा एक वर्ड मिल जाए जो वर्ब फॉर्म भी वही होता है और नॉन फॉर्म भी वही होता है, तो दोनों जगह काम आ जाएगा वो। कहने का मतलब क्या है, इन तीनों में से उस वर्ड को निकाल दो जो सिर्फ वर्ब होता है, सिर्फ नाउन होता है। एन कैंप सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है, एन इसके आगे लगा हुआ है, ये नाउन कभी नहीं बनती। समझ गए, बचा क्या, डी और ई। अब दोनों को फिट करने की कोशिश करते हैं। ग्रामर के हिसाब से मैंने इतना देख लिया, ये तीनों नहीं चलेंगे, सिर्फ ये और ये चलेगा। क्यों निकाला एन कैंप को, यहाँ तो सेट बैठ जाता, पर यहाँ पे एक नाउन चाहिए था, ऐड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ रहे मेरी बात को, दिस के बाद में दिस से मॉडिफाई होने वाला एक नाउन चाहिए, एंड कैंप एक वर्ब नहीं है। अब ये ड्वेल और कैंप है ना, ये नाउन भी हैं और वर्ब्स भी हैं, जैसे इनको यूज़ करना है इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हो। दोज हु कैंप एट बेस लाइन, मैं पहले ई वाला ले रहा हूँ। दोज हु कैंप एट बेस लाइन, जो लोग बेस लाइन पे कैंप करते हैं। कैंप करने का मतलब क्या होता है, जब आप गेमिंग कर रहे हो, जब आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, जब आप कोई बहुत बड़ा कंपटीशन खेल रहे हो, कैंप करने का मतलब क्या होता है, अपने पाले के अंदर दूसरे का इंतजार करना, अपने कैंप के ऊपर खड़े रहना कि दूसरा आएगा तब करूँगा मैं कुछ करूँगा, उसको कहते हैं कैंपिंग करना। कह रहे जो लोग कैंपिंग करते हैं अपने बेस लाइन पे होप करते हुए एक एरर को अपने दुश्मन से, वो लोग अब सफ़र लगाते हैं, सफ़र करते हैं एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज से मैच को लूज़ करने की। बहुत सेट बैठ रहा है। दूसरी चीज़ सबसे अच्छी क्या आ रही है, सफ़र अपने बाद हमेशा फिक्स प्रपोजिशन लेती है फ्रॉम। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना ना, भगवान ना करे। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, दे आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंटिस। समझ रहे हो, फ्रॉम लेता है हमें हमेशा अपने बाद, फ्रॉम यहाँ सेट बैठ रहा है। अब देखो यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। ऑल दोज हु रिसाइड एट दिस कैंप, वो सब लोग जो यहाँ पे इस कैंप पे रिसाइड करते हैं। आ गया ना कैंप नाउन बन के। सीम टू सफ़र फ्रॉम, फिर से सफ़र आया और फिर से फ्रॉम आ गया। वो सबसे सबके सब सीम होते हैं सफ़र होते हुए मलेरिया से। एक वर्ड है सफ़र, यहाँ भी फ्रॉम ले रहा है, यहाँ भी फ्रॉम ले रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मेरा यही आंसर है। आ जाओ अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। दोज हु ड्वेल एट बेस लाइन, ड्वेल करने का मतलब होता है किसी जगह आसपास मंडराना, वहीं पे रह जाना, वहीं पे सो जाना, वहीं पे खा लेना। जनरली खाना बदोश लोगों के लिए हम जो है ड्वेल वर्ड को यूज़ करते हैं, पर उनकी भी एक जगह होती है फिक्स, वहाँ पे जो काम करते हैं ना उसको कहते हैं ड्वेलिंग करना। ड्वेल जनरली आप इंसानों के लिए यूज़ करते हैं, हु के लिए मैंने ड्वेल यूज़ कर दिया। कह रहे बेस लाइन पे होप करते हुए अनफोर्स एरर को देर ऊपर से, वो हर्ट फ्रॉम होते हैं अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ लूजिंग अ मैच, और यहाँ पे हर्ट फ्रॉम होते हैं मलेरिया से। क्या मलेरिया आपको हर्ट कर सकता है, आपकी जान ले सकता है, मान लेता हूँ, आपको बीमार कर सकता है, आपको सफ़र करवा सकता है, आपको हर्ट कर सकता है मलेरिया। कोई कहता है जी मेरे हाथ की हड्डी है, प्लास्टर चढ़वाया मैंने, कल मच्छर ने काटा था, मलेरिया हो गया था, अभी प्लास्टर लगवा के आया हूँ मैं। हर्ट करने का मतलब है आपको कोई चीज़ जो चोट करे। सीम टू हर्ट फ्रॉम मलेरिया, बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहा। यहाँ भले ही सेट बैठ रहा हो, पर यहाँ सेट ना बैठने की वजह से ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर है। कितना टाइम लगा इस पर, शायद 6 मिनट। ये 6 मिनट है ना, इसके पोस्टमार्टम पे लगाए हैं मैंने। पेपर में आपको 6 मिनट नहीं, मेरे हिसाब से इस पर 30 सेकंड लगने चाहिए, अगर इस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो। बढ़ते हैं अगले की तरफ, 4 नंबर पे। आप लो अभी 5 मिनट, कोई बात नहीं, 10 मिनट लो, अभी तो आपका प्रैक्टिस टाइम है ना। जब गेम तब खेलना जब गेम का वक्त आए खेलने का, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करो 5 मिनट 7 मिनट जितने लेने हैं सारे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दो, फिर मैं बताऊंगा इसको। 4 नंबर क्वेश्चन को चेक करो आप। चलो, कह रहे द कैसीनी, पहले इनको सबको देख ले। डाइव गोता लगाना, शोव धक्का देना, प्लंज नीचे गिरना,
फॉल लुढ़क जाना, गिर जाना, नोज डाइव नाक की सीध में गोता लगाना, ऑब्जर्व किसी चीज़ को ध्यान से देखना, रिसर्च आप जानते हैं स्टडी रिसर्च एक ही बात है, किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना। सारे वर्ड सिंपल वर्ड है। शायद प्लंज किसी को ना पता हो, शायद, है ना, शॉप भी हो सकता है ना पता हो, बता देता हूँ। शेयर प्राइस प्लंज होते हैं, मतलब ऐसे गिरते हैं, ऐसे ऐसे वाले ऐसे गिरते हैं, उसको कहते हैं प्लंज होना। शॉप मतलब क्या होता है, कोई खड़ा है उसको आपने हल्का सा धक्का दे दिया, शॉप कर दिया, समझ रहे हो ना। तो शॉप प्लंज आपको मैंने बता दिए, बाकी आपको बता दे। अब आते हैं इसको फिट करने, इसके अंदर फिट बैठता है कि नहीं फिटता। द कैसिनी सैटेलाइट विच हैज़ बीन, यहाँ पे कुछ आएगा, जो कि करता आ रहा है कुछ काम सैटर्न पे, शनि को, दीज पास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 साल से, ठीक। विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही है, काम करने वाला भी सैटेलाइट है और होने वाला भी सैटेलाइट है। डिस्ट्रॉय करेगा भी ये और डिस्ट्रॉय होगा भी ये। और डिस्ट्रॉय करेगा 15 सितंबर को, और कैसे, बाय लगा के बता रहा है, टेक करके किसी चीज़ को, और किस में, इस रिंग वाले प्लैनेट के, इस प्लैनेट में जिसके चारों तरफ रिंग है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर। चलो समझ आ गया मोटा मोटा। कोई कैसिनी सैटेलाइट है जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने वाला है और सैटर्न के आसपास घूम रहा था। अगला देखो, 4 पीपल मोर accustomed to the water than experiencing it first hand, the dash at even way posed a bit of challenge। अब देखो इसके अंदर थोड़ा ध्यान से अपने देखने की कोशिश करते हैं। accustomed to, habitual to, इसके बाद में हमेशा, हमेशा का मतलब हमेशा, मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर या तो नाउन होगा तो नाउन आ जाएगा, या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ गए। accustomed टू डूइंग समथिंग, ऐसा ही होता है, तो आप यहाँ पे इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लोगे। ध्यान से देखें तो सब जगह से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, देख रहे हो। चलो ये वाली ग्रामर तो अपनी लगी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इसमें कहीं पे भी थर्ड फॉर्म नहीं लगी होती ना, मैं अभी बाहर कर देता उसको। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ मैं कैसे सोचने वाला था एग्जाम के अंदर। दूसरी चीज़ कह रहा है, जो लोग एकस्टम नहीं है पानी से, कुछ काम करने से पानी के साथ, वो लोग बजाय एक्सपीरियंस करने के उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या होता है। आपको मैं बोल दूँगा कोई चीज़, यार वो कैसा था, आपने बताया अरे यार वो तो बड़ा टेस्टी था यार। दूसरा, मैं खुद जाऊँ खा के आऊँ फिर आपको बताऊँ अरे यार रास्ता में टेस्टी था। फर्स्ट एक्सपीरियंस वो होता है जो आप अपने आप लेते हो, किसी दूसरे की हेल्प के बिना, मतलब किसी दूसरे से पूछना पाछना नहीं है, खुद जा करके देखा है आप। तो कुछ यहाँ पे इसमें पानी के एक्सपीरियंस की बात हो रही है। इवांस बे होती है खाड़ी, कह रहा है वो पोज करती थी एक बहुत बड़े चैलेंज को, कोई काम है जो कि पोज करता था इस चैलेंज को। आ जाओ, अब आ जाओ इसमें फिट करने सब चीज़ों को। चलो, कैसिनी सैटेलाइट विच हैज़ बीन ऑब्जर्विंग सैटर्न, चलो, एक्सप्लोरिंग सैटर्न, सर्वेइंग सैटर्न, रिसर्चिंग सैटर्न, स्टडिंग सैटर्न। पांचों में से क्या लगाओगे आप। मैं सच बताऊं ना आपको, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये पांचों सेट बैठ रहे हैं। सैटर्न को ऑब्जर्व भी कर सकता है वो, सैटर्न को एक्सप्लोर भी कर सकता है, सैटर्न को सर्वे भी कर सकता है, सैटर्न को रिसर्च भी कर सकता है, सैटर्न को स्टडी भी कर सकता है। अब इन पांचों में से देखें यहाँ कौन सा सेट बैठ रहा है। 4 पीपल मोर accustomed टू ऑब्जर्विंग द वाटर देन एक्सपीरियंसिंग फर्स्ट हैंड। अब वाटर को आप क्या करते हो, एक आदमी है जो पानी में नहाने चला गया और दूसरा आदमी क्या कर रहा है, पानी को देख रहा है, पानी को समझ रहा है, पानी को जो है निहार रहा है। मेरी बात हो रही है यहाँ पे निहारने की। निहारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड, एक्सप्लोर तो यूज़ नहीं करते। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना, किसी चीज़ के अंदर घुस जाते हो ना तब आप एक्सप्लोर करते हो उस चीज़ को। आई वॉज एक्सप्लोरिंग नॉर्दर्न सीज़, मैं नॉर्दर्न सीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था। नॉर्थ में जो समंदर है उसके अंदर चला गया मैं और उसके अंदर मैं घूम फिर के आया हूँ, एक्सप्लोर करके आया हूँ। पानी के अंदर जाने से तो डर रहा है ये, एक्सप्लोर क्या करेगा उसको। एक्सप्लोर मेरा यहाँ पे नहीं है। पानी को सर्वे कर सकते हो आप, पानी पकड़ा, पानी को लिया हाथ में और पूछे उससे 4 सवाल, सर्वे कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। ऑब्जर्व कर सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो पानी पे, accustomed टू रिसर्चिंग द वाटर। रिसर्च के बाद में ऑन नाम की प्रिपोजिशन आती है। आई एम रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक, आई एम रिसर्चिंग ऑन कोरोना वायरस, वी आर रिसर्चिंग ऑन द क्योर ऑफ दिस डिसीज। रिसर्चिंग भी नहीं आएगा ऑन प्रिपोजिशन ना होने की वजह से। एक्सप्लोरिंग नहीं आएगा, रिसर्चिंग नहीं आएगा, सर्विंग नहीं आएगा, बचा क्या स्टडिंग एंड ऑब्जर्विंग। इन दोनों में सब एक देखना है। आधी जंग हमारी खत्म हो गई, इन दोनों में से एक को हमें निकालना है। आ जाओ, चलो, कह रहे हो टेकिंग अ डैश इनटू रिंग्ड प्लेनेट एटमॉस्फेयर। वो 15 सितंबर को 12 सितंबर को 15 सितंबर को अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा एक ले करके इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में। क्या लेगा वो, नोज डाइव लेगा या प्लंज लेगा। देखो नोज डाइव होता है नाक के सीध में गोता,
प्लंज होता है सीधा गिर जाना, दोनों सेट बैठ रहे हैं। ऑब्जर्विंग स्टडिंग ये भी सेट बैठ रहा है, नोज डाइव और प्लंज ये भी सेट बैठ रहा है, बड़ा क्लोज बैठ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे देख करके मालूम चलेगा क्या सेट हमारे बैठेगा। 4 पीपल मोर एकस्टम टू, यहाँ ऑब्जर्विंग स्टडिंग दोनों आ गया। अब ये बताओ प्लंज एट इवांस बे या नोज डाइव एट इवांस बे पोज्ड अ बिट ऑफ चैलेंज। पानी में क्या लेते हो आप, नाक के बल गोता लगाते हो क्या? ये नोज डाइव है ना, ये वर्ड बड़ा खतरनाक वर्ड है। क्या होता है नोज डाइव? आप किसी चीज़ में लुढ़कते नहीं हो, आपके पहले तो ऊपर जाते हो, फिर ऐसे पाँव आपके ऊपर, सर नीचे और नोज़ नीचे, और ऐसे डाइव लगाते हैं, उसे कहते हैं नोज़ डाइव। जैसे वो तैराक करते हैं ना, वो स्विमिंग वाले, वो ऊपर चढ़ते हैं पहले, फिर उस पर आते हैं ऐसे करके नोज़ डाइव। दूसरी कौन सी चीज़ नोज़ डाइव करती है? जो एरोप्लेन हवा में जा रहे हो, एरोप्लेन कभी भी ऐसे नहीं गिरता है ना, सीधा सीधा खड़ा खड़ा नहीं गिरता, वो ऐसे गिरेगा ऐसे, और लास्ट में हो जाएगा ऐसे, इसलिए उसको बोलते हैं हम नोज़ डाइव। नोज़ डाइव कौन सी चीज़ कर सकती है? हवा में उड़ने वाली, या कर सकता है कोई समुद्री तैराक। अब आप ये बताओ, क्या इवांस बे पे जो आदमी कस्टम नहीं है पानी का, नोज़ डाइव करेगा क्या? क्या गोता लगाने जाएगा तो वो ऐसे जाएगा क्या? मैं अपनी समझ लगा रहा हूँ मैं। अगर कोई तैराक होता तो मान लेता नोज़ डाइव करता है, वो स्पेशल एक स्पोर्ट्स कर रहा है तो मान लेता हूँ, पर यहाँ पे वो कर सकता है? नहीं कर सकता। नोज़ डाइव नहीं कर सकता, ये कर सकता है प्लंज। प्लंज ये वाला सैटेलाइट भी कर सकता है, स्टडी ये पानी को भी कर सकते हैं, और स्टडी ये सैटेलाइट सैटर्न को भी कर सकता है। छोटी सी मुझे एक हिंट मिली, मुझे मालूम पड़ा सी मेरा आंसर है। कोशिश करते रहना मेरे भाई, सारा प्रैक्टिस का गेम है और साथ में कॉमन सेंस का गेम है। अपनी वोकेबलरी पे थोड़ा खास ध्यान दें। चलो अगला करते हैं। एक्सपर्ट से दैट, पहले आप कर लो ना, पहले मैं यहीं पे रोक देता हूँ, पहले आप कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। चलो, एक्सपर्ट से दैट यूएस इकोनॉमी हैज़ बिकम, कुछ बन चुकी है वो, कह रहा एंड अ कंटिन्यूड लैक ऑफ एक्शन ऑन ए एन, दोनों लगाए शाने ने ना, ऐसा नहीं अब एन सोच के कुछ समझ लो भाई, एन आएगा तो एग्रेसिव आएगा, असर्शन आएगा। कंटिन्यूड लैक ऑफ एक्शन ऑन ए या एन प्रो ग्रोथ पॉलिसी इज़ टू ब्लेम। एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि यूएस इकोनॉमी कुछ बन चुकी है, वो तो यहाँ आ जाएगा, और एक लगातार से बना हुआ लैक ऑफ एक्शन है इस पॉलिसी के ऊपर, जो कि कुछ ऐसी है, किस प्रकार की, यहाँ पे जो आएगा उस प्रकार की, वो है ब्लेम करने के लिए, उस पर सारा का सारा वो जा रहा जो है ब्लेम डालते हैं। द मोर, यहाँ पे डैश, द मार्केट, द मोर यहाँ पे डैश, यू शुड बी इन योर मार्केटिंग एफर्ट्स। अगर आप थोड़ी सी भी रीडिंग करना जानते हो ना तो आपको पता होगा द मोर और द मोर ये बताता है किसी चीज़ को एडजेक्टिव लेकर के दो। मैं आपको बताऊँ कैसे यूज़ करते हैं। द मोर रिच यू आर, द हैप्पियर यू विल बी इन योर लाइफ। समझ रहे हो आप? द मोर इस तरह से अपने यूज़ करते हैं, जनरली कंपैरेटिव डिग्री इसके अंदर आती है। द हैप्पियर यू आर, द रिचर यू विल बी। समझ रहे हो आप? इस तरह से यहाँ पे एडजेक्टिव यूज आता है। द मोर जो है आप इस तरह से यूज़ करते हो। मोर तब लगता है जिनकी कंपैरेटिव डिग्री आप बना नहीं सकते, जिनकी बन जाती है उनको बिना मोर के लिख देते हो, पर आता बीच में एडजेक्टिव ही है। चलो कोशिश करते हैं इन चारों में से पहले एडजेक्टिव ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों एडजेक्टिव आ रहा है मेरे भाई, एडजेक्टिव में आएंगे दोनों के दोनों। इसमें अगर कहीं भी नाउन आ रहा है ना, मैं उसको छोड़ दूंगा। स्लगिश एक एडजेक्टिव है, धीमा चलती हुई कोई चीज़। कंजर्विंग वर्ब के एनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर सकती है। वोलेटाइल जो सब्जेक्ट टू चेंज हो, कैप्रिशियस हो, जो फिकल हो, बार बार चेंज होती हो। रेटिसेंट चुपचाप, ये भी एडजेक्टिव है। प्रूडेंट समझदार, बोल्ड, ये भी एडजेक्टिव है। रोबस्ट मजबूत। असर्शन होती है कोई बात जोर देकर के कही हुई। दिस इज़ माई असर्शन, ये मेरी जोर देकर के कही जाने वाली बात है, इस बात को आपको सुनना पड़ेगा। असर्शन इज ए नाउन, अगर ये नाउन है ना तो मेरा जवाब यहाँ पे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये नहीं होगा। स्टैग्नेंट, स्लगिश और स्टैग्नेंट एक ही वर्ड है, एक जैसे ही। एग्रेसिव भी एक एडजेक्टिव है। सबसे पहली चीज़ ये पता चली मुझे द मोर देख करके कि मेरे पास असर्शन तो कैसे भी नहीं आ सकता, बी तो नहीं आएगा। अब देखो ADEC में कौन सा मेरे सेट बैठेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि यूएस इकोनॉमी हैज़ बिकम स्लगिश। यूएस इकोनॉमी स्लगिश बन चुकी है, बहुत धीमी बन चुकी है, और एक कंटिन्यूड लैक ऑफ एक्शन है ना, और किस पे, एक प्रो ग्रोथ पॉलिसी पे जो कि कंजर्विंग है। समझ गए? कंजर्विंग है, एडजेक्टिव काम करेगा। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रो ग्रोथ पॉलिसी। AN जो है वो इसके लिए लगा है। यहाँ पे आपको ज़रूरत है एक एडजेक्टिव की। नाउन से पहले तो एक एडजेक्टिव आ सकता है उसको मॉडिफाई करने के लिए। कंजर्व करना क्या होता है? आप पानी कंजर्व करते हो, सुना होगा ना आपने, कंजर्व वाटर, सेव वाटर। कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, सेव इलेक्ट्रिसिटी। सेव करना, कंजर्व करना मतलब किसी चीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको पकड़ करके रखने के लिए किसी चीज़ को आप, है ना, पानी होता है वर्षा का, उसको कंजर्व करते हो आप। तो क्या एक कंजर्व प्रो ग्रोथ पॉलिसी हो सकती है? कंजर्वेटिव होता है एक एडजेक्टिव, कंजर्वेटिव होता है, देखिए उसी। कंजर्विंग मतलब कंजर्व करने वाला। क्या होता है? ऐसी पॉलिसी को कंजर्व करने वाली हो सकती है?
निकाल रहा हूँ इसको मैं। अगर किसी को डाउट हो ना सर मुझे तो नहीं पता ये, तो आप थोड़ी देर रख लो इसको, कोई बात नहीं, बी को निकाल दो, इसको थोड़ा सा डाउटफुल दे देते हैं अपने, अगले वाले को देखते हैं। रेटिसेंट को यहाँ रख करके देखता हूँ। रेटिसेंट क्या होता है? जो आदमी ज़्यादा टॉकेटिव ना हो, जो आदमी कम बोलता हो, जो आदमी गुपचाप रहता हो। ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, रेटिसेंट मतलब आदमी। इंसानों के लिए लगता है रेटिसेंट, रेटिसेंट बॉय, रेटिसेंट गर्ल, रेटिसेंट मैन, रेटिसेंट वुमेन। रेटिसेंट पॉलिसी हो सकती है क्या? चुपचाप पॉलिसी नहीं हो सकती, डल पॉलिसी हो सकती है, ऐसी पॉलिसी जो कम बोले, जिसमें ज़्यादा कुछ होना, पर रेटिसेंट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो भाई निकाल देते हैं इसको, सीधे सीधे निकाल देते हैं। अच्छा, बोल्ड हैज़ बिकम बोल्ड, बोल्ड बन चुकी है। आपने बोल्ड वर्ड को भी डिक्शनरी में टाइप करो। बोल्ड का मतलब क्या होता है? साहसी। बोल्ड का मतलब क्या होता है? एकदम मुंहफट। साहसी और मुंहफट इंसान हो सकता है, साहसी और मुंहफट इकोनॉमी हो सकती है क्या? इकोनॉमी क्या आज बोलने लगी, माइक ले लिया उसने और सारी इकोनॉमियों को बुला लिया और बता दिया मैं ही दादा हूँ सब। मतलब कहने का ये, रेटिसेंट और बोल्ड जो है, साहसी और चुप रहने वाले इंसानों के लिए लगता है, बोल्ड भी मेरा यहाँ पे नहीं बैठेगा। इस हिसाब से देखूँ तो भाई ए बचा या सी बचा? ए पे तो मेरा थोड़ा डाउट है कंजर्विंग के कारण, सी देख लेते हैं। यूएस इकॉनमी हैज़ बिकम स्टैग्नेंट। स्लगिश और स्टैग्नेंट एक ही बात है। स्लगिश मतलब धीमे धीमे आगे बढ़ती हुई कछुए की ताल से। स्टैग्नेंट क्या होता है? अब तो गई रुक, बढ़ रही होगी पहले कितनी भी तेज़, अब आगे जो है इसका बढ़ना रुक गया है, स्टैग्नेंट। एग्रेसिव, एग्रेसिव प्रो ग्रोथ पॉलिसी। एग्रेसिव, एग्रेसिव तो पॉलिसी हो सकती है ना, जिसमें एग्रेशन हो। ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर एग्रेसिवनेस हो, एग्रेशन हो, उसको हम एग्रेसिव बोल सकते हैं। इन दोनों वर्ड को यहाँ लगाए देखो। द मोर स्टेगनेंट द मार्केट, द मोर एग्रेसिव यू शुड बी इन योर मार्केटिंग एफर्ट्स। ये एक सेइंग है, अगर आपने आप में देखो तो आप सुनो तो। कहता है ये सेइंग क्या कहती है? जब सब लोग जो है डरे हों, तब आप दिल खोल करके मार्केट में पैसा डालें। और जब सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में आ रहे हों, बहुत ज़्यादा जील एंथुसियाज्म में आ रहे हो, तब आप अपने पैसे को पकड़ करके रखें, क्योंकि तब मार्केट गिरती है जब सबको उत्साह होता है, और तब मार्केट चढ़ती है जब सब लोग डर रहे होते हैं। बस ये वही कह रहा है। ज़्यादा जितनी स्टैग्नेंट मार्केट हो, उतना एग्रेसिव आपको होना चाहिए अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर अपना सामान बेचने के लिए। समझ गए ना? स्टैग्नेंट एग्रेसिव यहाँ भी सेट बैठेगा इस ईडीएम के हिसाब से, और यहाँ तो सेट बैठे रहे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारी रीडिंग की जो हैबिट है ना, जिसको तुम नहीं कर रहे हो, अभी भी आज भी नहीं कर रहे हो, छोटा भाई बना कर समझा रहा हूँ तुम्हें मैं। एक चीज़ मेरी याद रखना, जो लड़का रोज़ 15-20 पेज पढ़ता है इंग्लिश के, उसको कोई कोर्स नहीं चाहिए ग्रामर का, उसको कोई एडिटोरियल नहीं पढ़ना रोज़ का। मेरी बात समझ लो, आप सच बता रहा हूँ आपको, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। खाली प्लेन्थ टू पैरामाउंट, ये मिरर ऑफ एरर्स और एसपी बख्शी लेकर के बैठ जाए, वो 60-70% किताब उसको ऑलरेडी आती होगी। कौन लड़के की बात कर रहा हूँ, कौन सी लड़की की बात कर रहा हूँ? जो रोज़ 20 पेज पढ़ती आ रही है अलग अलग किताबों को, और कम से कम 6 महीने ऐसा कर चुका है या कर चुकी है। अगर आप ये कर सकते हो ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आप भूल जाओ सब मेंबरशिप, एडिटोरियल सब भूल जाओ, आप खुद पढ़ने लग जाओगे आप 6 महीने के अंदर। आपकी रीडिंग की हैबिट को कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। फिर बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। क्लोज टेस्ट, ये इस तरह के क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं बैंकों में आजकल, इसके लिए रीडिंग एक मस्ट चीज़ है। आज शुरू कर दो 10 पेज से हर रोज़ पढ़ना। किताब का नाम मैं बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं, पैसे भी नहीं लगेंगे। चेतन भगत के लिए आना 5 पॉइंट सम्मल ले आओ, कोई भी ले आओ, रिवोल्यूशन 2022 सेट्स, नाइट इन कॉल सेंटर, है ना, जो लानी किताब ले आओ। ऑनलाइन पीडीएफ रीडर अवेलेबल है, ऑनलाइन किताबें भी अवेलेबल है। 10 पेज रोज़ पढ़ने शुरू करो। ये लगेंगे टुच्चे क्वेश्चन आपको, इतने टुच्चे लगेंगे आपको हंसी आएगी। बैंक का पेपर जब आप देने बैठोगे ना, मैं देने बैठता हूँ ना, तो मुझे यूँ लगता है यार लड़के क्यों पास नहीं कर रहे हैं, इतना कुछ उनके पास होने के बावजूद, इतना टाइम होने के बावजूद। रीज़न एक ही है, आप लोग रीडिंग पे टाइम कम देते हैं। ठीक है ना? इसी के साथ वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूँ PQRS अच्छे लेवल के, ऐसे लेवल के डर के ना आपके पसीने छूट जाएंगे, ऐसा लेवल के PQRS नेक्स्ट वीडियो में अपने लेने कोशिश करेंगे लेने की। रीडिंग वाला याद रखना, 10 पेज से पढ़ना शुरू करो। अभी एक ऑनलाइन रीडर जो है डाउनलोड करो, मून प्लस रीडर। देखो मून प्लस में एक रीडर, ऐसे एक नाम से ऐप है, मून प्लस रीडर। इसका प्रो वर्जन मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा, उसको नेट पे सर्च करना, प्रो वर्जन मोड MOD है ना, या क्रैक। इसका प्रो वर्जन डाउनलोड करके उसमें चेतन भगत की कोई भी किताब EPUB वर्जन में, EPUB है ना, उसमें यही वर्जन चलता है। EPUB वर्जन के अंदर कोई भी किताब उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो आज से। 10 पेज पढ़ो आप 1-1.5 महीने के अंदर, है ना, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक आधी किताब ले लेना, आपका इंग्लिश का सेक्शन निकल जाएगा। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। साइनिंग।